हौसलों में अगर उड़ान हो तो आसमां भी झुक जाता है। अजी हौसले में अगर उड़ान हो तो आसमां भी झुक जाता है। सपनों में जुनून हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो हेलो दोस्तों, हम आपसे आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नरजनन तंत्र। यह क्लास 11 और 12 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड पेपर में जरूर आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नरजनन तंत्र। तो नरजनन तंत्र क्या है? तो नरजनन ये सबसे पहले किस में पाया जाता है? ये नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वृषण। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? वृषण। वृषण क्या होता है? ये मान लीजिए क्या है हमारा वृषण। क्या है? वृषण। यदि बात की जाए वृषण की लंबाई के, तो वृषण की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। और यदि बात की जाए इसके चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? ये हो गई लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हो? चौड़ाई होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। यदि बात की जाए इसके वजन की, यानी कि एक बिसड़ का वजन कितना होता है? तो एक बिसड़ का वजन लगभग 25 ग्राम के बराबर होता है। अब सबसे पहले यह बात की जाए कि वृषण कहाँ पाया जाता है। तो वृषण कहाँ पाया जाता है? जो उदर गुहा के बाहर लटका हुआ भाव होता है। जो उदर गुहा के बाहर लटका हुआ भाव होता है, इसी में क्या पाया जाता है? हमारा वृषण पाया जाता है। और जिसमें वृषण उपस्थित होता है उसे हम सब क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वृषण कोश। यदि बात की जाए शरीर के बाहर क्यों होता है, तो शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर वाला तापमान ज्यादा होता है, जिसमें शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए यह वृषण कोश शरीर के बाहर आधा लटका हुआ भाग होता है। दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पर्म क्या होता है? जिससे किसी भी नए भ्रूण का विकास होता है। वह किसमें बनता है? तो इसी में बनता है, वृषण में। यदि बात की जाए वृषण में कहाँ बनता है? यदि बात की जाए वृषण में कहाँ बनता है, तो वृषण में सबसे पहले एक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है। एक वृषण में क्या पाया जाता है? 200 से 250 क्या पाई जाती है? वृषण पालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? वृषण पालिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है? वृषण पालिका पाई जाती है। क्या पाया जाता है? वृषण पालिका पाया जाता है। यदि यही एक वृषण पालिका में क्या होती है? तो एक वृषण पालिका में 2 शुक्रजनक नलिका होती है। एक वृषण पालिका में 2 शुक्रजनक नलिका होती है। ये जो लाइनिंग की है ये क्या है? ये शुक्रजनक नलिका है। ये कौन सी नलिका है? शुक्रजनक नलिका है। यही शुक्रजनक नलिका है। यही शुक्रजनक नलिका की जब हम अनुप्रस्थ काट करेंगे, जब शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट करेंगे तो यह 2 सेल में विभाजित हो जाती है। कितने सेल में विभाजित हो जाती है? 2 सेल में। एक ये हो गया, इधर हो गया, इधर, इस तरह से। यदि शुक्रजनक नलिका को अनुप्रस्थ काट में काटा जाए तो यह 2 सेल में विभाजित हो जाती है। एक का नाम है सर्टोली कोशिका, एक का क्या नाम है? सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली कोशिका। अभी हम इसका कार्य बाद में बताएंगे। सर्टोली कोशिका। और दूसरी होती है नर जर्म कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? नर जर्म कोशिका। हाँ, अब यदि बात की जाए स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में कहाँ होता है? एक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है और एक वृषण पालिका में 2 से 2 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। यही शुक्रजनक नलिका को जब अनुप्रस्थ काट करेंगे तो यही शुक्रजनक नलिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक है सर्टोली कोशिका, एक है नर जर्म कोशिका। तो यही जो नर जर्म कोशिका है, नर जर्म कोशिका में ही क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, मतलब कि शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये सर्टोली कोशिका, तो ये सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यदि आ जाए कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पर्म का निर्माण नर जर्म कोशिका में होता है। और सर्टोली कोशिका जो है ये स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्लियर? अगली हेडिंग है अर्धवृषण। तो अर्धवृषण क्या है? अर्धवृषण को शुक्राणु का भंडारण कहा जाता है। यानी कि जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं, जो वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, वो कहाँ एकत्रित होता है? अर्धवृषण में एकत्रित होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु का भंडारण किसमें होता है, तो
अर्धवृषण में होता है। अगली हेडिंग है शुक्रवाहिनी। अगली हेडिंग क्या है? शुक्रवाहिनी। यदि बात की जाए शुक्रवाहिनी की लंबाई की, तो शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 36 से 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 36 से 45 सेंटीमीटर शुक्रवाहिनी होती है। यह सीधा कहाँ खुलती है? तो यह सीधा किसमें खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। अगली है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। अगली हेडिंग क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि अपने आप में बहुत कार्य करती है। यह शुक्राणु को कैल्शियम आयन पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अगला है शुक्रवाहक। इसे हम बाद में देखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक क्या है? यानी कि जो इसी में शुक्र क्या होता है? वाहक होता है। इसी में शुक्राणु क्या रहता है? इसी में शुक्राणु जो बन जाता है यूट्रस में, यानी कि मूत्राशय में एकत्रित होता है, तो इसी में ही क्या एकत्रित होता है? शुक्राणु। क्या एकत्रित होता है? शुक्राणु एकत्रित होता है। अब बात की जाए मूत्राशय। तो मूत्राशय क्या है? मूत्राशय वह है जिसमें शुक्राणु, जिसमें स्पर्म और मूत्र, जिसमें स्पर्म और मूत्र क्या होता है? एकत्र होता है। यदि बात की जाए कि एक शुक्राणु और मूत्र किसमें एकत्र होता है, तो मूत्राशय में एकत्र होता है। अगली हेडिंग है, जैसे हम बोले थे बाद में देखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो शुक्राणु होता है, ये केवल यहाँ पर क्या बना रहता है? वीर्य बना रहता है। यहाँ पर क्या बनता है? वीर्य बनता है। लेकिन जिस शुक्राणु की अगर संरचना देखी जाए तो कुछ इस नुमा होती है। एक कौन मिलाता है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु मिलाने का कार्य करती है, और ये कैल्शियम आयन बनाती है, और शुक्राणु को चिकना भी बनाती है, और इसे गति भी प्रदान करने का कार्य करती है। ये इसी नुमा जो संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शिश्न कहते हैं। क्या कहा जाता है? शिश्न कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य बस इतना है कि यह मैथुन क्रिया में, यानी कि यह मैथुन क्रिया में भाग लेता है। और जो इसका सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, इसे बोला जाता है शिश्न मुंडा। क्या बोला जाता है? शिश्न मुंडा। शिश्न मुंडा मतलब कि यह सबसे ऊपर वाला भाग होता है। इसी के माध्यम से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, मतलब कि शुक्राणु निकलता है। जैसे स्त्रियों में देखते हैं, तो स्त्रियों में शुक्राणु, स्त्रियों में योनि और मूत्र मार्ग क्या होता है? अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि मूत्र और कैसे निकलता है, और मैथुन की क्रिया और कहीं होती है। परंतु नर में अगर देखा जाए, तो नर में यही होता है कि दोनों स्पर्म और मूत्र दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं, बट ऊपर से आने का रास्ता क्या होता है? डिफरेंट होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पढ़ाई स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।